केवल खास तौर से मुस्लिम, यादव इन वर्गों के नाम काटे गए हों। जिस चिट्ठी में गाइडलाइंस थी कि 2003 में कैसे होना है, किस किस तरह के निर्णय वो गाइडलाइन आज तक चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। इसलिए ये कहना कि 2003 में जो हुआ था उसको हम दोहरा रहे हैं, ये कतई झूठ है। वोट चोरी का भी आरोप है, एसआईआर और वोट चोरी। कि ये बिहार में चल रहा एसआईआर दरअसल है क्या, और क्योंकि उसकी गाज उन पे भी पड़ने वाली है। रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बाहर से आए हैं वो लोग हैं, वो आधार कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन वोटर कार्ड उनके पास नहीं होता है। हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है आप अपनी नागरिकता का प्रमाण दीजिए। केवल बिहार में 65 लाख लोगों को निकाल दिया गया था और कम से कम 80-90 लाख और लोगों को निकालने की तैयारी थी। क्या चुनाव आयोग को विशेष इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है? आप 70 साल में इस देश के हर नागरिक को एक प्रमाण पत्र देते नहीं और फिर पहुंच जाते हो कि प्रमाण पत्र दिखाई। मतदाता सूची पर ऐसे कितने लोग मिले जो कि विदेशी थे? उसका उत्तर था 3। चौंक गए ना आप? नमस्कार, नवभारत टाइम्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश भर में एसआईआर का मामला, अब लोग इसकी चर्चा करने लगे। दरअसल पहले ये एक शब्द एसआईआर आया जिसके बारे में लोगों ने समझा, लेकिन अब हर छोटी बड़ी दुकानों में, गली मोहल्लों में एसआईआर की चर्चा हो रही है। इसके पीछे जो शख्स है, चर्चा क्यों हुई, क्यों गांव-गांव घर-घर तक पहुंची एसआईआर की, योगेंद्र यादव सर इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपना समय निकाला। योगेंद्र यादव, वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज आप नहीं हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा है एसआईआर के पीछे जो बदलाव आ रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट जो इसमें अपना पहला अंतरिम आदेश देता है, वह दूसरा आदेश आता है, तो उसमें इनकी भूमिका है, याचिकाकर्ता हैं और देश भर में चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात प्रमुखता से योगेंद्र यादव जी ने अब तक रखी है। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि अगर मैं एक पत्रकार नहीं हूं, एक आम हिंदुस्तानी हूं जो गांव से निकलकर पहली बार आया हूं, मैं अपने गांव में अपना वोटर कार्ड जो भी था, मुझे पता नहीं है कि उन 11 डॉक्यूमेंटेशन में मेरा कहीं जिक्र नहीं, लेकिन सर मेरे पास एक आधार कार्ड है जिससे मैं खुद को भारतीय मानता हूं। सर, इस प्रक्रिया में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और मेरे जैसे व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, वो कैसे इनको फॉर्म फिल कर पाएगा, कैसे वो अपना आपको वोटर या इस देश का नागरिक साबित कर सकता है? विनीत भाई, बात बुनियादी तरीके से शुरू करते हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को, जैसा आपने कहा, जो न्यूज़ में नहीं है जी, उसको लगता है अच्छा बिहार में कुछ वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी, उसको चुनाव आयोग ठीक कर रहा है, ठीक थोड़ा अच्छे से ठीक कर रहा है, गहराई से ठीक कर रहा है। और उसके मन में आता है यार आप लोग क्यों सवाल पूछ रहे हो, क्यों पीछे पड़े हुए हो, इस चीज़ में क्या बुराई है, वोटर लिस्ट की सफाई करने में कोई बुरी बात है? दरअसल ये बात अभी तक लोगों को पता नहीं लगी है कि ये बिहार में चल रहा एसआईआर दरअसल है क्या, और क्योंकि उसकी गाज उन पे भी पड़ने वाली है, देर सवेरा सबका नंबर आए। पहली बात, ये केवल बिहार के बारे में नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आदेश है। पूरे देश में ये प्रक्रिया होगी। संयोग से बिहार वो पहला राज्य है जहां हो रहा है। नंबर 2, ये किसी बनी बनाई वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया नहीं है। ये रिवीजन शब्द एकदम भ्रामक है। हम समझते हैं कि वोटर लिस्ट ये रही, उसमें गया, किसी का नाम काटा, किसी का नाम जोड़ा दिया। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये डी नोवो प्रक्रिया है, मतलब वोटर लिस्ट के संशोधन की नहीं, पुनर्लेखन की प्रक्रिया है। पुरानी वोटर लिस्ट को कूड़ेदान में डाल दिया और कहा कि अब हम नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, इसमें कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो इस देश में अभूतपूर्व है। नंबर 1, इसमें पहली बात ये कि हर वोटर से कहा जा रहा है तुम अपना फॉर्म भरो, और फॉर्म भर के फला तारीख तक दे दोगे तो ठीक है, और अगर नहीं दे सके तो भैया तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से बाहर। 20 साल से आप वोट दे रहे हैं, 40 साल से आपके दादा इस देश के हर चुनाव में वोट दे रहे हैं, आके उंगली दिखाया करते हैं बड़े गर्व से। अब उनसे कहा जा रहा है कि आपने अपना फॉर्म नहीं दिया, मैं क्या करूं, आपका नाम बाहर। ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। जो ओनस है वोटर बनने का, वो इस देश में हमेशा सरकार पे था कि आप हर एक का नाम जाके लिखिए, सबका नाम डालिए।
अब उसे पलट के वोटर पे डाला जा रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम भरवाओ तो ठीक, नहीं तो नहीं। इसका क्या खतरनाक अंजाम है मैं आपको बताऊंगा। चौथी चीज जो हो रही है अभूतपूर्व, वो ये है, पहली बार देश के हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आपको मिला तो हूं लेकिन आप नागरिक हैं कि नहीं मुझे क्या पता। पहले नियम ये था कि अगर मैं जाता हूं, मुझे विनीत मिलते हैं दिल्ली के किसी भी कॉलोनी में रहते हुए, मैं मान के चलता था कि विनीत भारत के नागरिक हैं। अगर किसी ने शिकायत की कि ना भाई इन्होंने तो कनाडा का पासपोर्ट बनवा रखा है या ये तो कहीं अफगानिस्तान से आए हैं, तो मैं जांच करता था कि भैया ऐसी शिकायत आई है, अब आप अपना कुछ प्रमाण दीजिए। अब हर व्यक्ति से कहा जा रहा है, पहली बार देश के इतिहास में हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है आप अपनी नागरिकता का प्रमाण दीजिए। और प्रमाण में कुछ ऐसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं जो लोगों के पास ना है ना हो सकते हैं। जो चीजें लोगों के पास हैं उनको नकार दिया गया है, उनको मान नहीं रहे हैं, और जो चीजें पता है कि लोगों के पास नहीं है वो मांग रहे हैं। तो कुल मिला के क्या बनता है, ये खेल चुनाव सूची में संशोधन का नहीं है, ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है। मतलब जो लोग वोटर लिस्ट में हैं उनमें से कुछ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, उसका खेल है। इसलिए मैं इसकी तुलना 19वीं सदी अमेरिका में जो होता था उससे करता हूँ। 19वीं सदी अमेरिका में हुआ ये था कि वहाँ सिविल वॉर हुई और गुलामी का समर्थन करने वाले लोग हार गए, तो अब गुलामों को तो मुक्त करना पड़ेगा, जो अश्वेत थे, ब्लैक्स थे वहाँ के, उनको मुक्त तो करना पड़ेगा। मुक्त किया तो वो वोटर बन जाएंगे, वोटर उनको बनने नहीं देना गोरे लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया, तमाम तरह के ऐसे कानून बनाए, ये दस्तावेज लाओ वोटर बनने के लिए, वो दस्तावेज लाओ, और सारे ऐसे प्रमाण थे जो उन्हें पता था कि अश्वेत लोगों के पास नहीं हो सकते। तो गुलाम फ्री भी हो गया लेकिन उसको वोट नहीं देने दिया। वो खेल आज भारत में इस एसआईआर के नाम से शुरू हुआ है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने उसमें कुछ ब्रेक लगा दी, और इतना नहीं तो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होना शुरू हो चुका था। और केवल एक बिहार में, केवल बिहार में जितने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया और करने वाले थे, उतना पिछले 150 साल में पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और ये तो केवल बिहार था, फिर जब मामला उत्तर प्रदेश में आता तो क्या होता, कहाँ कहाँ जाता तो क्या होता। केवल बिहार में 65 लाख लोगों को निकाल दिया गया था और कम से कम 80-90 लाख और लोगों को निकालने की तैयारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रुकवा दिया है वो, लेकिन ये सब तैयारी हो चुकी थी। दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वोट से वंचित आज तक कहीं नहीं किया गया है। इसलिए बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सामान्य लोग समझें, ये सिर्फ बिहार की वोटर लिस्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, ये इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को पलटने की कोशिश है। सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम लोग इस बात में गर्व करते हैं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है। हम लोगों के पास में अपनी सरकार चुनने का पूरा हक है। हम चाहे अगर सरकार काम नहीं करे उसको बदल देते हैं। लेकिन सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत गंभीर मामला है ये। केवल एक कोई किसी पार्टी से या किसी योगेंद्र यादव से या राहुल गांधी से या तेजस्वी से मिलता हुआ, ये विनीत से भी, रहीम से भी, राम से भी, सबसे जुड़ा हुआ मामला। और इसकी आवश्यकता सर क्यों पड़ गई? मैं आपको आपकी बात का एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देके समझाता हूँ कि जितने व्यक्ति एडल्ट हैं पॉपुलेशन में, उनमें से कितने लोग वोटर लिस्ट में, इसकी दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड इंडेक्स है कि अगर 100 लोग एडल्ट हैं, वोटिंग एज के 100 लोग हैं, और आपकी वोटर लिस्ट में कितने हैं, उसको वोटर लिस्ट की कंप्लीटनेस का इंडेक्स माना जाता है। भारत में कितने थे पिछले साल? 99%। 2024 में जब चुनाव हुआ, भारत दुनिया के उन सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक था जहां 99, 98, 99 पॉइंट समथिंग है ना। हमारे उस समय देश में एडल्ट लोगों की संख्या थी 98 करोड़ जी, और हमारे देश में उस वक्त वोटर लिस्ट में 97 करोड़ के करीब लोग थे। परफेक्ट। एसआईआर का क्या असर होगा अब देखिए। बिहार में ये आंकड़ा था 97%। बिहार में जितने एडल्ट लोग थे उनके 97% लोग वोटर लिस्ट में थे। ठीक है, आप कहेंगे छोटी सी कमी है, लेकिन कुल मिला के ठीक ठाक है। एक झटके में एसआईआर के बाद क्या हो गया, 88 पे आ चुका है।
97 से 88 पे आ चुका है, और अगर ये दस्तावेज वाला मामला होता तो 88 से 80 या 75 पे पहुंच जाता है। और कौन देश है उसके अंदर? अमेरिका। अमेरिका क्यों है? क्योंकि अमेरिका में आज भी वो सिस्टम लागू है कि वोटर लिस्ट में आने के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अगर आपने नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार कुछ नहीं करती। सरकार ने दफ्तर खोल रखा है, भैया जो आए अपना नाम रजिस्टर करवा लो, हम सबका करेंगे, मैं आपके घर नहीं आऊँगा आपका नाम रजिस्टर करवाने। भारत 99% पे इसलिए पहुंचा क्योंकि हम घर घर जाके लोगों का नाम जोड़ते थे। जिस दिन आप ये सिस्टम कर देंगे कि लोग अपना नाम खुद रजिस्टर करवाने आए, उस दिन ये आंकड़ा 99 से गिर के 75-80 के ऊपर पहुंच जाएगा। और कौन लोग छुटेंगे? जो अमेरिका में छुटते हैं। अमेरिका में कौन लोग छुटते हैं? ब्लैक, होमलेस, माइग्रेंट। भारत में कौन लोग छुटेंगे? गरीब, प्रवासी, मजदूर, दलित। आदिवासी नहीं छूटेगा क्योंकि वो एक गांव में रहता है। दलित छूटेगा और अल्पसंख्यक छूटेंगे। ये सारा खेल यही है कि बॉटम 20% को एक अनसर्टेन बना दिया जाए। लोग पलट के कहते हैं बताइए बीजेपी ऐसा क्यों करेगी, इसमें बीजेपी का वोटर नहीं है क्या? मेरा उत्तर है भैया थोड़ा शेयर मार्केट समझिए। शेयर मार्केट में जो लोग होते हैं बड़ा ध्यान से देखते हैं, और वो देखते हैं कि ठीक है फला कंपनी का शेयर स्टॉक डूब गया, उसमें मुझे इतना नुकसान हुआ, सामने वाले को इतना नुकसान हुआ, कुल मिला के मुझे फायदा हुआ। तो इन 100 वोट अगर कटते हैं बिहार में, 100 में से मान लीजिए 25 बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन और उसमें 20-25 ऐरे गहरे वोटर हैं जो दूसरों को वोट डालते हैं, लेकिन 50 उसमें महागठबंधन के वोटर हैं। तो मुझे नुकसान हुआ कि फायदा? अगर मैं बीजेपी हूं तो मुझे फायदा होगा। खेल यही है कि जैसे जैसे इस देश, क्योंकि इस देश में आज भी इस देश का जो ऊपरी तबका है वो बीजेपी से पूरी तरह से अलाइंड है ना, लेकिन इस देश का जो बॉटम 20% है वो बीजेपी को कभी वोट दे देता है, कभी नहीं देता है, और दिल से उसे अपनी पार्टी नहीं मानता है। चाहे गरीबी के हिसाब से देखिए, अल्पसंख्यक के हिसाब से देखिए, जाति के हिसाब से देखिए, ये जो बॉटम हाफ है वो बीजेपी को दिल से अपना नहीं मानता है। तो उनमें से अगर कुछ वोट कट जाते हैं, उनके ऊपर छलनी थोड़ा टाइट हो जाती है, तो जितने लोग बाहर जाएंगे उसमें हमेशा ऑपोजिशन का वोटर ज़्यादा होगा, बीजेपी का वोटर कम होगा। ये खेल है इसके पीछे पूरा जो मैकेनिज्म है ये काम कर रहा है। सर क्या एसआईआर की जो पॉलिसी है, एसआईआर जो नियम है, ये इसका संविधान में सर कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है, या जो कहा जा रहा है कि 2003 में भी ये रणनीति प्रक्रिया अपनाई गई थी तब कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? या सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को प्रॉपर तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की पूरे देश में साजिश चल रही है? इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग के किसी भी काम को पहली दृष्टि में इज्जत से देखा जाना चाहिए। अंपायर है, अंपायर पे आप वो अंपायर को उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे प्लेयर को करते हैं। अंपायर है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका ये भी मतलब है कि अंपायर को भी अपनी इज्जत बचा के रखने के कुछ प्रयास करने चाहिए। आपको याद होगा एक ज़माने में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में क्या कहा जाता था कि भारत की टीम गई है, इंग्लैंड की टीम गई है, उनके 11 प्लेयर है लेकिन पाकिस्तान के 13 प्लेयर है। कहा जाता एक अंपायर उसके साथ हम सब हंसा करते थे उसके बारे में ना। और उसके बाद कोई कहे, पाकिस्तान के कुछ कहते भी थे, आप ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। अरे भाई अपने अंपायर का काम तो देख लो तुम, है ना। तो जहाँ हमारी जिम्मेवारी है कि हम चुनाव आयोग की इज्जत करें, अंततः चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वो ऐसे काम करे जिससे उसकी इज्जत बने और बढ़े। एक शेषन के ज़माने में, लिंगदो के ज़माने में क्या इज्जत थी उनके, एक आदेश से कपकपी आती थी सब पार्टियों को। इसलिए नहीं कि कोई संविधान ने उन्हें ज़्यादा अधिकार दे दिए थे, उन्होंने ये अधिकार अर्जित किया था, ये इज्जत अर्जित की थी उन्होंने। अब क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट करेक्ट करने का, संशोधन करने का अधिकार इन्हें कर्तव्य है। चुनाव आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या चुनाव आयोग को विशेष इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है? बिल्कुल है। इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक कोई चीज इस देश के संविधान कानून में कहीं नहीं है। इंटेंसिव रिवीजन है। अच्छा, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, एक नया शब्द बनाया गया है जो कि शब्द कानून में कहीं नहीं है, जो शब्द विधान में नहीं है, संविधान में नहीं है।
लेकिन इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है कि सामान्य प्रक्रिया में रिवाइज करते करते कई खोट आ जाते हैं। हाँ। और होता है, गांव में मरे हुए व्यक्ति का नाम 8-8 10-10 साल तक चलता चलता है। रहता मेरे है। पिताजी 5 साल पहले गुजर गए, मेरे को चेक करना पड़ेगा उनका नाम कटा के नहीं कटा, हो सकता है चल रहा हो गाँव में, अरे अरे कौन जाके करता है। तो बिल्कुल ऐसे रहती हैं, और कई नाम ऐड होने से छूट जाते हैं। तो एक्यूमुलेटेड एरर्स होती हैं। उसको ठीक करने के लिए अगर चुनाव आयोग कहता है कि 5 साल में एक बार हम जरा अच्छे से सफाई करेंगे, हर घर में भेजेंगे बीएलओ को और कहेंगे भैया जाके फिजिकली चेक करके आओ, और कोई शक का केस है तो उसको डबल चेक करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ना सिर्फ संवैधानिक रूप से परमिटेड है, बल्कि ये बहुत सुंदर चीज़ है, ये की जानी चाहिए। तो क्या परमिटेड नहीं है? अब आप सोचेंगे कि ये तो बिहार में हो रहा है, फिर आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसमें जो चीज़ें जो परमिटेड नहीं है वो ये है, नंबर 1, ये करते हुए जैसा मैंने कहा, आप नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं है। चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि मैं जाके हर व्यक्ति से कहूं कि हर व्यक्ति दस्तावेज दे। और ये मेरे ओपिनियन का मामला नहीं है। 80 के दशक में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो चुका है। ये लाल बाबू हुसैन का केस होता था, जबकि एक बार कोई चुनाव अधिकारी ने उत्साह में आके 1 लाख लोगों का नाम काट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, और उसके बाद उस आदेश को चुनाव आयोग ने सैकड़ों बार दोहराया है। उसने कहा नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। अगर गृह मंत्रालय किसी को विदेशी घोषित कर चुका है, उसे आप लिस्ट में शामिल ना करें, बिल्कुल ठीक, लेकिन जांच करना आपका काम कतई नहीं है। सर्टिफिकेट्स मांगना आपका काम कतई नहीं है, ये असंवैधानिक है, इनका काम नहीं है। नंबर 2, क्या सर्टिफिकेट मांगेंगे आप? इस देश में नागरिकता का क्या प्रमाण है? एक है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो केवल आसाम में हुआ है, उसके बाहर पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। दूसरा है पासपोर्ट, मुश्किल से इस देश के 2-3% लोगों के पास में है। उसके अलावा आप मुझे तीसरा प्रमाण पत्र बता दीजिए जिससे साबित होता हो कि आप इस देश के नागरिक हैं। चुनाव आयोग कल तक, आज भी अगर आप दिल्ली में हैं, आप कल कहें मेरा वोट मैं गाजियाबाद ले जाना चाहता हूं, आपसे कहा जाएगा आप फॉर्म 6 फिल कर दीजिए। उस फॉर्म में आपसे क्या क्या दस्तावेज मांगे जाएंगे? सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आधार। आज भी आपसे आधार मांगा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप ऐसा करो, इन 5-6 में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो। आधार के अलावा आपसे कहा जाएगा कि आप इसके लिए राशन कार्ड मान्य है, इसके लिए जो कुल मिला के 18 दस्तावेज हैं जिनको चुनाव आयोग मान्य करता है। अब चुनाव आयोग एसआईआर में क्या करता है और क्यों असंवैधानिक है? चुनाव आयोग कहता है आधार मान्य नहीं है। हाँ। क्या तर्क देता है कि आधार अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पासपोर्ट के अलावा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन भैया आपने बाकी जो 9 दस्तावेज दिए हैं, क्या वो नागरिकता का प्रमाण पत्र है? कहते हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले आइए। अरे मैं नेपाल से अगर आया हूँ, भारत में कितने सैकड़ों हजारों लोग नेपाल से यहाँ आके करते हैं, उनके पास है, क्या नागरिकता साबित हो जाती है इससे उनकी? है ना? तो खेल यही है। पहला चुनाव आयोग असंवैधानिक मांग कर रहा है जो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप नागरिकता का। दूसरा, नागरिकता चेक करने के लिए वो सर्टिफिकेट मांग रहा है जो उन्हें पता है कि नागरिकता के प्रमाण नहीं है और ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, और वो सर्टिफिकेट एक्सक्लूड कर रहा है जो कल तक मान रहा था और जो कि सामान्य लोगों के पास है। अब क्या मांग रहे हैं? बर्थ सर्टिफिकेट। अरे बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट, और वो भी आज के नहीं, सन 2007 से पहले के देखने होंगे, उसके बाद वाला तो लोग एलिजिबल नहीं है। बिहार में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था? हमने आंकड़ा ढूंढ निकाला, 2.4% के पास था। आप वो मांग रहे हैं। जज ने खुद कहा कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं। मैं आपको अपना उदाहरण बता देता हूँ। पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा हूँ, दोनों माँ बाप टीचर थे मेरे, सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है। कहाँ से ला? मेरे को कल को कह दें कि भैया प्रमाण पत्र लेके आओ, कहाँ से लेके आएगा कोई व्यक्ति? तो आप 70 साल में इस देश के हर नागरिक को एक प्रमाण पत्र देते नहीं हो, और फिर पहुंच जाते हो कि प्रमाण पत्र दिखाइए। और ये सारे प्रमाण पत्र जो मांगे जा रहे हैं वो वैसे हैं जो कि गरीब और मजदूर के खिलाफ जाएंगे। पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र कौन दे देंगे? सब ऊपर के लोग दे देंगे। नीचे के लोग कहाँ से देंगे ऐसे प्रमाण पत्र? है ना? फिर कहा जा रहा है कि नहीं साहब,
ये जो तमाम चीज़, और जो लोग जो सर्टिफिकेट हैं, किसी भी गरीब से आप दिल्ली में रिक्शा वाले से पूछ लीजिए कौन कागज है, एकदम आधार कार्ड पहला आधार शब्द कार्ड, आधार बनवा लिया बाबू, कोई चिंता की बात हाँ। नहीं है ना। वो ही कहते हैं मान्य नहीं। इलेक्शन कमीशन का अपना आईडी कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है। क्या मतलब है भाई? आप जानबूझ के लोगों को निकालना चाह रहे हो। और क्या मान्य है? आपको अगर लैंड अलॉटमेंट का कोई चिट्ठी आया हो वो मान्य है। अरे उससे क्या साबित हो जाता है? उससे ना आपका फोटोग्राफ साबित होता है, ना आपका डेट ऑफ बर्थ साबित होती है, ना आपका एड्रेस साबित होता है। कि क्या खेल है? ये है कि आप फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको जो पट्टा इशू हुआ वो मान्य है। बिहार में कितने लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आते हैं? कुल मिला के हमने चेक किया, बिहार में अब तक 191 पट्टे दिए गए हैं, वो मान्य है सर। पूरे बिहार में एक पूरे बिहार, क्योंकि बिहार में आदिवासी जनसंख्या ही नहीं है। हाँ। 191 पूरे बिहार में 191 सर्टिफिकेट इशू हुए, आप कह रहे हैं ये मान्य है। तो खेल क्या है, नियत क्या है इस खेल के पीछे आपकी? इसलिए, और दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये असंवैधानिक इस मायने में है कि पिछले 75 वर्ष से इस देश की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस नियम पर टिकी थी कि सरकार जाके आपके घर में आपका नाम लिखवाएगी, है ना। इसको इन्होंने पलट दिया और कहते हैं कि 2003 में ऐसा हुआ। सरासर झूठ है। मैं आपके सामने दावा करता हूं, चुनाव आयोग मांगेगा तो एफिडेविट भी भिजवा दूंगा। हाँ, शपथ पत्र 2000, क्योंकि आजकल उन्होंने एफिडेविट का शौक आ गया चुनाव आयोग को, थोड़ा हलफनामा भेज दूंगा मैं। 2003 में ना तो किसी से कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया गया था, ना ही किसी व्यक्ति से दस्तावेज पूछा गया था। ये सरासर झूठ है कि 2003 में ऐसा ही हुआ था। और हमने, और जब हमने मांगा, हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा कीजिए, चुनाव उसकी फाइल दे दीजिए, 2003 की फाइल सामने रख दीजिए। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, 1 मई 2002 को चुनाव आयोग के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई थी 2003 के एसआईआर के बारे में। 8 राज्यों को जारी की गई थी, जिसमें बिहार शामिल था। वो चिट्ठी चुनाव आयोग प्रोड्यूस करके दिखा दे। मुझे पता है वो चिट्ठी है, जिस चिट्ठी में गाइडलाइंस थी कि 2003 में कैसे होना है, किस तरह करना है, वो गाइडलाइन आज तक चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। अखबारों में खबर, सूत्रों के हवाले से चलाया जा रहा है कि वो फाइल गुम हो गई। 2003 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा, 2003 में इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक जो ये जानवर है, ये बिल्कुल चुनाव आयोग का आविष्कार है। इसका किसी अतीत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये कहना कि 2003 में जो हुआ था उसको हम दोहरा रहे हैं, ये कतई झूठ है। और इसलिए ये कहना कि जिनका नाम 2003 में था उन्हें अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी पड़ेगी। क्यों भाई, उनसे आपने पूछी थी नागरिकता? 2003 में ऐसा क्या हुआ था? ऐसी क्या नई बात थी कि 2003 में अगर मेरा नाम था तब तो मैं नागरिक हूं, 2004 में नहीं अगर मेरा नाम जुड़ा तो फिर मुझे अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी? क्यों, किस आधार पर, इसका क्या आधार है? ये सारी चीज कोरी संविधान विरोधी, बिल पूरी की पूरी प्रक्रिया अपने आप में पूर्णतः गैर संवैधानिक है। आपने सर, जब ये एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हुई और बिहार में इससे हल्ला होने लगा कि भाई हमारा नाम कट रहा है, कई मृतक लोगों का आप खुद उदाहरण है, उस दिन आप हॉस्पिटल से हम लेके उधर पहुंचे थे और हम भी वहीं संयोग से, लेकिन आपकी तबीयत अस्वस्थ थे आप वहां पर। तो आपको जब शुरुआत में इसके बारे में पता चला या इसकी जानकारी आपको मिली, तो किस तरह से आपको जानकारी हुई? चुनाव आयोग की प्रक्रिया से आपने पूछा कि आप किस तरह डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, या फिर जो प्रकाशित होता रहा अखबारों में और टीवी न्यूज़ चैनलों में, किस तरह आपको इसकी पूरी गाइडलाइंस के बारे में पता चला जिस पे मौजूदा आप सुप्रीम कोर्ट पर अपनी बहस कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने 24 तारीख को आदेश निकाला, 24 जून की शाम को। किसी को पता नहीं था, बिहार में भी किसी को पता नहीं था, बिहार के मंत्रियों को भी पता नहीं था कि ये होने वाला है। और उससे 20 दिन पहले चुनाव आयोग को भी पता नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30 मई को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा था कि ये 21 बड़ी चीजें हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। और उस 21 में इसका जिक्र नहीं था, है ना। तो चुनाव आयोग को 24 तारीख शाम को चुनाव आयोग का आदेश आया। अखबार में अगले दिन छपा
मैंने सोचा, मैंने इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और मैंने सोचा है जो समरी रिवीजन है उसको जो हर साल होता उसको है, हाँ वही उस समरी प्रैक्टिस है। रिवीजन को एक थोड़ा सा एडिशनल एक्सरसाइज करवा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये चुनाव से पहले हो जाए बेहतर है। शाम को किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे ऑर्डर भेजा, क्योंकि ऑफिशियल ऑर्डर है, ऑफिशियल सार्वजनिक ऑर्डर जी। ऑर्डर है। जब उस ऑर्डर को पढ़ा तो मेरी तो आंखें फट गई, ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने एक दो दोस्तों से पूछा कि भैया ऑर्डर ऑथेंटिक है क्या, कहीं मेरे को गलत ऑर्डर तो नहीं दे दिया किसी ने। एक दो पत्रकारों ने कंफर्म कर दिया, नहीं साहब ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन से आया है। एक दो वकीलों को तुरंत मैंने फ़ोन किया कि तुम पढ़ रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम समझ रहे हो क्या है ये खेल। तब मेरे साथियों ने कहा तो गजब हो रहा है भैया। तो संयोग से मैं 26 तारीख को पटना में था, 25 को मैं अम्बाला में था जब मुझे पता, 24 को, और मैं अगले दिन वहाँ जा रहा था पटना। 26 तारीख को किसी कारण से मैं पटना में ही था, हमारी बैठक थी। तो फिर 26 तारीख को ही हमने तुरंत फुरत पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और मैंने सबके सामने आ रखा कि ये ऑर्डर आ रहा है, आप समझ रहे हो कि बिहार में क्या होने वाला है, ये तबाही मचने वाली है इस ऑर्डर से। तो और उसी दिन मैंने विपक्ष के नेताओं से बात की, मैं तेजस्वी यादव से मिलने गया, उसी दिन पटना में था, उनको बताया, कांग्रेस के लोगों से फ़ोन पे बात की, सीपीआई माले के लोगों से बात की, सबसे मैंने पूछा कि आप समझ रहे हैं कि क्या आदेश है। उन्होंने कहा हाँ हमें तो शक तो लग रहा है। तो फिर तब ये सारा चीज़ शुरू हुई। वो लोग भी अलर्ट हो गए थे, 48 घंटे में उन्हें भी लग रहा था। मुझे याद है मेरी दीपांकर भट्टाचार्य से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक आदेश है योगेंद्र जी, आपकी भी यही रीडिंग है जो हमारी रीडिंग है। मैंने कहा एग्जैक्टली यही होने वाला है। तो फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ इसके बारे में। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा आदेश, मान लीजिए बहुत अच्छा आदेश है, एक क्षण के लिए आप मान लीजिए बहुत परोपकार कल्याण का काम हो रहा है देश के लिए, क्या चुनाव आयोग का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वो सभी पार्टियों को बुला के उससे 2 महीना पहले बताए कि हम ये करना चाहते हैं, ये है, आप अपना इनपुट दीजिए इसमें। और ये कोई नई बात नहीं है, चुनाव आयोग बिल्कुल रेगुलरली ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता रहा है। और अपना पद लेने के बाद माननीय ज्ञानेश जी का सबसे बड़ा दावा ही ये था कि मैं इस अब तमाम पार्टियों के साथ चर्चा के आधार पे काम करूंगा। और 30 मई को उन्होंने जब उस पे प्रेस में दिया सूचना, तो ये कि हमने 4000 बैठकें देश भर में की हैं, भगवान जाने कहाँ की हैं, 4000 बैठकें की हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ। इतना आप कंसल्टेटिव होना चाहते हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप 12 घंटे के उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हो। क्या कर रहे हो? और सिर्फ 4 महीने का समय सर, 6 करोड़ 7 करोड़ की आबादी कैसे क्योंकि इस समय हम बहुत सारे लोगों से वहां पर बिहार में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा सर आधा इलाका तो यहाँ बाढ़ से भरा हुआ है, कोई नहीं जा सकता सर, यहाँ सड़कों पे लोग हैं कि घर सबके तितर बितर हुए पड़े हैं, बीएलओ आया नहीं, वो बाहर बैठ के उसने वो नाम कर दिया, और आज जो है वो जनता परेशान है, वो उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। बहुत सारे उदाहरण इस समय राहुल गांधी जी वहां पर हैं, तो उनको अपने बीच बीच में जो भी उनके सामने इस तरह का कोई भी केस आता है वो उससे प्रॉपर तरीके से पूछ रहे हैं कि बताइए आप कहाँ क्या जी, हमारा नाम हमने तो मरा घोषित कर दिया, हम तो है ही नहीं है। तो मतलब ये मैं योगेंद्र जी ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कोई ह्यूमन एरर एक शब्द जो यूज किया गया कि भाई मानवीय भूल है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर कोई चीज कर लिया तो मानी जा सकती है कि हाँ भाई इंसानी है, गलती हो सकती है, तो हम इसको ये क्यों कहें कि हाँ भाई जानबूझकर चुनाव आयोग इस पे कुछ नहीं कर रहा, जबकि ये बीएलओ या लोकल लेवल पे सर ह्यूमन एरर भी हो सकता है ये। मैं बीएलओ को बिल्कुल दोषी नहीं मानता। बीएलओ बेचारा कौन है? बीएलओ स्कूल का मास्टर है, मास्टर। कई चीज़ों में म्यूनिसपैलिटी का कर्मचारी है, कई जगह तो आंगनवाड़ी वर्कर को बना दिया गया है। वो बेचारा अपने बाकी चीज़ें कर रहा है, उसके ऊपर से उसके सर के ऊपर ये आ गया है, वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता। हुआ ये कि ये तुगलकी फरमान है, ऊपर से तुगलकी फरमान शुरू, वहाँ ह्यूमन एरर नहीं है, ये बदमाशी है ऊपर से। जो चुनाव आयोग को पता था कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, चुनाव आयोग के पास सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लिखी होती है, हर साल बाढ़ आती है, किस मौसम में बाढ़ आती है, चुनाव पूरा पता है। और चुनाव आयोग ये दावा करता है कि 2003 में भी हमने जुलाई में किया था। हुजूर, तब करने से पहले 6 महीना पहले पता था कि ये होना है, 2 महीना ट्रेनिंग हुई थी, और उसके बाद किसी से ना दस्तावेज मांगे गए थे, ना कोई फॉर्म भरवाया गया था, सिर्फ आपका आदमी गया, घर घर जाके टिक करके आ गया, ये हुआ था। तो ऊपर से तो बदमाशी है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, तुगलकी फरमान है। लेकिन जब ऊपर से तुगलकी फरमान आता है, नीचे पहुंचता है,
और फरमान ये था, 24 तारीख की शाम को फरमान आता है कि 25 की सुबह से बिहार का बीएलओ घर घर जाके फॉर्म देना शुरू कर देगा। कर देगा। वो फॉर्म है कहाँ? वो फॉर्म बनाया जा रहा है अभी। और फॉर्म का क्या था? हर घर में यूनिक फॉर्म देना है आपको। आपके घर जब आएगा तो उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपकी पुरानी फोटो ऑलरेडी छपी होगी। वो फॉर्म बीएलओ के पास कहाँ से आएगा जी अगले दिन? वो दरभंगा में बैठा हुआ गांव में एक बीएलओ है जिसको कह रहा है कि 25 तारीख की सुबह फॉर्म देना है। जाहिर है उसने फोन करके पूछा होगा, बाबूजी फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? छपने गया है फॉर्म। यूनिक, माइंड यू, एक फॉर्म नहीं कि जिसकी आप 1 करोड़ कॉपी छाप लो। यूनिक फॉर्म है, आपके फॉर्म पे आपकी फोटो छपी है। 24 तारीख की शाम को आदेश कर दिया, 25 तारीख की सुबह वो बीएलओ कहाँ से लाएगा कोई चीज़? टेंडर हो रहे थे 25 तारीख को तो कि फॉर्म छपने शुरू होंगे। 1 तारीख तक तो टेंडर होके फॉर्म वापस नहीं आ रहे थे। और यहाँ चुनाव आयोग दिल्ली के अंदर फोटो रिलीज कर रहा था कि बिहार में लोगों को फॉर्म देने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस किस्म का झूठ बोलते हुए? उस वक्त टेंडर आपका चल रहा था। कोई भी व्यक्ति, आपको मैं कल कह दूं कि दिल्ली के तमाम मतदाताओं का आप उनका नाम और करते हुए आप छाप दीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। आप कहेंगे भाई साहब पैसे की चिंता ना करूं, लेकिन छप, इसके लिए छापा खाने से काम नहीं चलेगा। आपको एक्चुअली यूनिक प्रिंट करवाना है। तो बेचारा बीएलओ क्या करे? उसके पास तो जाके 10 दिन के बाद तो उसके पास फॉर्म आए, कागज पे इन्होंने लिख दिया कि हर व्यक्ति को डुप्लीकेट फॉर्म दिए जाए। जी। बेचारे के पास पहुंचा ही नहीं बीएलओ के पास ऐसा फॉर्म। बीएलओ साफ कह रहे हैं कि साहब एक ही फॉर्म आया था, वो हमने दे दिया, है ना। और उसके बाद बीएलओ पे ऑर्डर आने शुरू हुए, सबका नाम पूरा करो, आपके 1200 लोग हैं। बीएलओ घर जा रहा था, आपने देखा होगा वीडियो पे। वो कहा गया अरे घर जाना बंद करो, अपने घर बैठ के काम करो, फॉर्म भरो, लिस्ट भरो, इतना होना चाहिए, टारगेट है। अब आपको भी अगर ऐसा टारगेट दे दिया जाए कि जाइए अगले 1.5 घंटे में 25 लोगों का इंटरव्यू करके लाइए, जो 25 लोग ऐसे होंगे, फिर आप क्या करोगे? अपने कमरे में बुलाओगे 5 लोगों को, दोस्तों को, भैया तू मेरा बन जा, तू बन जा। तो एग्जैक्टली ये हुआ। इसमें बेचारा बीएलओ कोई बदमाशी नहीं कर रहा, 2-4 ने की होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। ऊपर से तुगलकी फरमान आ रहे हैं। तुगलकी फरमान ये भी है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 1200 में से 800 लोगों ने फॉर्म दिया है ना, टारगेट पूरा नहीं हुआ, बाकी 250 पूरा करो। तो कैसे करेगा बेचारा? घर पे बैठता है, उनका सिग्नेचर बनाता है, अपलोड कर देता है। क्या टोटल फर्जीवाड़ा हुआ है बिहार में। और फर्जीवाड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर थे उस ऑर्डर का पालना केवल फर्जीवाड़े से ही की जा सकती थी। तो ये फर्जीवाड़ा हुआ, इसमें बीएलओ बेचारे को क्या दोष थे? सर, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो राजनीतिक पार्टियों को फटकार लगाई कि आप अभी तक आप कितने बीएलओ हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने आपत्तियां नहीं लगाई। ये क्या था पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट किस बारे में बहस कर रहा था और क्या कि ये राजनीतिक दलों ने क्यों अभी तक आपत्तियां नहीं लगाई? चुनाव आयोग ने एक कोरी कल्पना के आधार पे एक पूरा ढांचा खड़ा किया है। वो ये है कि हर बीएलओ सरकारी कर्मचारी है, उसके साथ हर पार्टी एक अपना बीएलए भी अपॉइंट कर सकती है, बूथ लेवल एजेंट। हम आमतौर पे पहले मानते थे कि बूथ लेवल एजेंट सिर्फ चुनाव वाले दिन होता है, उसी दिन होता है। अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, आप उससे पहले भी प्रॉपर अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि वोटर लिस्ट बनाते वक्त अपनी आपत्तियां लगा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अब चुनाव आयोग कहता है कि ऐसे 1,40,000 बीएलओ पहले थे, बढ़ के अब 1,60,000 हो गए हैं। मगर सच में ये बीएलए एक्चुअली ज़मीन पे हैं या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं, पार्टियां खुद अपने बीएलए के बारे में जानती हैं कि नहीं? उनकी लिस्ट तो एक बार कभी चली गई, लेकिन जैसी पार्टियां काम करती हैं, पार्टियों को खुद नहीं पता होगा कि उनका कौन बीएलए है, कहाँ है, क्या काम कर रहा है, तो उन्हें खुद पता नहीं है। तो चुनाव आयोग ने मनगढ़ंत कहानी गढ़नी शुरू की कि बिहार के सारे बीएलओ और बीएलए मिलकर सुचारू रूप से संयोजन के साथ ये लिस्ट बना रहे हैं। इनके साथ मीटिंग भी हो गई है। कागज पे चुनाव आयोग ने 16-17 जुलाई की मीटिंग दिखा दी, कागज पे उन्होंने 7 अगस्त की एक मीटिंग दिखा दी, वास्तव में तो कुछ हुआ नहीं था, है ना। तो अब चुनाव आयोग कहता है कि देखिए इनमें से एक ने भी आपत्ति दर्ज नहीं की। और एक केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी नहीं की है। बीजेपी के 57,000 बीएलए बीजेपी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। तो या तो दैवीय चमत्कार है कि बिहार के हर बूथ के अंदर हर लिस्ट इतनी प्योर है कि कोई आपत्ति की गुंजाइश नहीं हो सकती,
मेरा मानना है कि इस देश में भगवान भी आके अगर लिस्ट बनाएंगे तो उसमें 1-2% तो गड़बड़ निकलेगी। पूरी ईमानदारी से भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञानी भगवान भी बनाएंगे, 1-2% तो बिहार में उनसे भी गलती होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने भी एक भी आपत्ति आज तक नहीं की है? कि हकीकत ये है, ये सारा ढांचा फर्जी है। जो लोग जा रहे हैं, पार्टी के लोग ही लेके जा रहे हैं उनको पार्टी भरवाने के लिए, वो तकनीकी रूप से बीएलए नहीं है। पार्टी का व्यक्ति है उस गांव में, वो कहता है तुम तो बीएलए नहीं हो, इसका भरवाओ, तुम्हारा नाम इसमें कैसे आएगा? या बीएलए जब गए ऊपर, भगा दिया उनको लोगों ने। और एक केस के अंदर तो उन पे डीएम ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा अगर तुम ज़्यादा बात करोगे। ज़्यादा बात। ये स्थिति हो रही है और उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं सर देखिए ये 1.5 लाख बीएलए अपना काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट कहता है इनको काम करना चाहिए। टोटल कोरी कल्पना है, जमीन पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सारी जो चर्चा हुई इसका जमीन से कोई संबंध नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ताओं ने, उनके तरफ से जो वकील खड़े हुए, उन्होंने नहीं बताया कि जनाब जिन बीएलए की बात कर रहे हैं वो कहाँ हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इस कई तक सामने आए थे। उस वक्त ये भी दिखाया गया था कि कई पार्टी के प्रतिनिधियों ने लिखकर शिकायत की है कि हमारी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। वैसे कोर्ट ने उसको भी रिकॉर्ड किया अपने ऑर्डर के अंदर कि उनको नहीं मिला है। लेकिन क्या होता है कि एक कागजी सच्चाई होती है ना, और कोर्ट कागज पे चलते हैं। तो उस कागजी एक महल खड़ा कर रखा है, उस कागजी महल को पंचर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सर, कहा जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बाहर से आए हैं वो लोग हैं, वो आधार कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन वोटर कार्ड उनके पास नहीं होता है। कहा यह जा रहा है कि इनकी बहुत बड़ी संख्या है और ये जो है देश भर के अंदर, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इन जगहों पर वो बैठे हुए हैं और वो जो है चुनाव मैनिपुलेट कर देते हैं। तो जो ये एसआईआर की प्रक्रिया एक छन्नी की तरह काम कर रही है, इस पे जो अपने देश के नागरिक हैं केवल वो उनके पास में उनका अधिकार रहेगा, बाकी जो इस तरह के लोग हैं उनका नाम काट दिया जाएगा और वो लोग भारत के तो ना तो नागरिक हैं, अवैध तरीके से घुसे हैं। तो उनको कैसे, तो ये चीज़ सर सोचने में हमको भी सही लगती है कि कोई बाहरी आके हमारे देश में रह रहा है, शरण ले रहा है, तो वो कैसे जो है देश के मताधिकार उसको दे दिया जाए। और अब अगर उसके पास आधार कार्ड है, जैसा कि तमाम पार्टियां और कह रही हैं कि भाई ऐसे लोगों की छटनी की जा रही है, तो इसमें आपत्ति फिर क्यों हो रही है? पहली बात, इस देश का जो भी व्यक्ति नागरिक नहीं है वो वोटर न बने, ये बिल्कुल साधारण सामान्य बुनियादी नियम है। और अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है तो उस व्यक्ति को यदि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से बाहर निकालता है, इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती है। प्रश्न केवल ये है कि ऐसे कितने लोग हैं। ये प्रश्न लोकसभा में पूछा गया था 2019 में, मार्च के महीने में, कि ऐसे कितने व्यक्ति मिले हैं जो कि भारत की वोटर लिस्ट पे थे लेकिन विदेशी थे। पता है कितनी संख्या थी? लोकसभा का उत्तर है, मैं आपको अपने मन का नहीं उत्तर, 3। पूरे देश में 3 व्यक्ति मिले थे उन्हें। मैंने बाकायदा आपको ये, मैं आपको आंकड़ा पहुंचा दूंगा। एक गुजरात में थे, बिहार में उसमें एक भी नहीं था, एक गुजरात में मिला। मतलब सर 3 लोग ऐसे हैं पूरे देश में? जी। प्रश्न ये था कि क्या भारत सरकार जब विदेशियों की जांच कर रही है तो चुनाव आयोग को मतदाता सूची पर ऐसे कितने लोग मिले जो कि विदेशी थे जिनको मतदाता सूची से निकाला। उसका उत्तर था 3। पहली बात है, चौंक गए ना आप? इस देश में वही है कि मतलब जो चलता है टीवी पे और जो सच्चाई है उसका, और भारत सरकार का उत्तर है, मोदी सरकार का उत्तर है, सन 2019 का दिया हुआ है। पहली चीज। नंबर 2, ये प्रश्न मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि साहब कितने मिले, अब आपने तो कर लिया। उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर यही था, जब एक बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा मैथ्स में कितने नंबर आए, और वो कहता है कि मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, भारत हमेशा गणित के अंदर आगे रहा है, गणित को ऊंचा करना मेरे जीवन का दायित्व है। उससे आप क्या कहेंगे? बेटा ये सवाल नहीं पूछ रहा है, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। मुख्य चुनाव आयुक्त का यही उत्तर था। प्रश्न 2 बार पूछा गया, 2 बार पूछा, कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली आपको मिले? उनका उत्तर था घुसपैठियों को रोकना चुनाव आयोग का दायित्व है, चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा कि कोई भी घुसपैठी इस लिस्ट में नहीं आने पाए। क्या जवाब दिया? समझ आया आपको उत्तर इसका? है मतलब ये कि इन्हें एक भी नहीं मिला अब तक।
पूरी सूची आती थी, इतने डेड, इतने परमानेंटली अवे, इतने लोग डुप्लीकेट, एक और भी कह सकते थे ना विदेशी, विदेशी। एक भी नहीं मिला है। और जो झारखंड के विदेशी थे उसका तो भांडा फूट गया, क्योंकि हेमंत सोरेन ने, हेमंत बिस्वा शर्मा जो आरोप लगा रहे थे, उनसे कहा था कि आइए हम दोनों चलते हैं। पूरा इलेक्शन का कैंपेन ही उसी मोड पे चलाया गया था। और सोरेन ने कहा था कि चलिए आप जिसका नाम ले रहे हैं उस बस्ती के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कितने विदेशी मिलते हैं। नहीं मिले ना। नहीं। एक सिंपल बात मैं कहता हूँ भाई, ये कह के जो जब मैंने बात कही, इसके ऊपर किसी, आजकल तो ऊट पटांग बेसिर पैर की वीडियो भी बहुत चलती है, उम्मीद है आप लोग न चलाएंगे। इसके ऊपर वीडियो बनाया गया कि योगेंद्र यादव कैसी विचित्र बात कह रहे हैं। मैंने विचित्र बात केवल यही कही थी कि भैया पानी का ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है ना। दुनिया में आप्रवास कहाँ होता है? गरीब इलाकों से अमीर इलाकों की तरफ प्रवास होता है। इसीलिए लोग केरला से मिडिल ईस्ट जाते हैं, पंजाब से कनाडा जाते हैं, है ना। बांग्लादेश से बिहार आने के लिए हमारी एजम्पशन ये है कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है और भारत की स्थिति बेहतर है। गरीब लोग छोड़ छोड़ के यहाँ आते हैं ना। बांग्लादेश से हिंदू आते थे, वो इसलिए कि वो वहाँ प्रताड़ित होकर आते थे, उनके पास पैसा होता था लेकिन फिर भी प्रताड़ना के कारण आते थे। और बांग्लादेश से मुसलमान इसलिए आते थे कि उनको यहाँ बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, खासतौर पे आसाम वगैरह में जहाँ बहुत ज़मीन मिलती थी जो कि बाकी जगह उपलब्ध नहीं थी, है ना। आज बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। मैंने एक सामान्य आंकड़ा रखा था, जीडीपी का आंकड़ा। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 19,000 रुपया प्रति माह पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की। और बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है? भारत की नहीं, बिहार, क्योंकि सवाल बिहार का होगा, बिहार का है। 5,500 रुपया। अब आप बताइए पानी नीचे से ऊपर जाएगा क्या? थोड़ा तो बुद्धि लगाया करो। क्यों कोई व्यक्ति आएगा और सीमांचल जिसकी 5,500 भी नहीं होगी उसकी तो 5,500 होगी, जितनी बुरी अवस्था सीमांचल की है। थोड़ा तो मैंने कहा यार अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो, है ना। और या तो आप दिखा दीजिए कि हैं, या आप मेरे को तर्क बता दीजिए क्यों आएंगे। नहीं तो काहे हवाबाजी कर रहे हो, क्यों इतनी हल्लोबाजी कर रहे हो, है ना। बिहारी भाषा में कहूं तो आप बुड़बक समझते हो क्या हमारे को? क्या चल रहा है इस देश के अंदर? कोई तर्क नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई एविडेंस नहीं, बस विदेशी विदेशी, प्रवासी प्रवासी। अरे कौन रोहिंग्या आएगा वहां पे सीमांचल में बसने के लिए? थोड़ा तो अकल लगाया करो। बांग्लादेश नज़दीक है, आ सकते हैं। बांग्लादेश और बिहार में उतना बड़ा फासला है नहीं, क्योंकि वो बहुत पतला सा इलाका है, आ सकते हैं। लेकिन या तो आप दिखा दीजिए कि हैं, या आप बता दीजिए कि क्यों आपको शक है कि होंगे। जब दोनों नहीं है तो चुप कर जाओ ना यार। लेकिन इस सारी चीज़ का किसी तर्क, प्रमाण, सच से कोई संबंध नहीं है। जैसा माननीय ट्रंप महोदय ने इस वक्त दिखा दिया है दुनिया में कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठा हुआ मैं कह सकता हूँ कि आज दिल्ली में बर्फ़ पड़ रही है और इसके लिए इतने बुलडोज़र लाने की आवश्यकता है, और कोई पलट के नहीं पूछेगा अरे बेवकूफ़ कहाँ बर्फ़ है, ज़रा बाहर निकल के देख ले। ये दिक्कत है। बिल्कुल एकदम शुद्ध कोरा झूठ, सफ़ेद झूठ बोलिए, मुस्कुराते हुए निकल जाइए। मीडिया वाले आपको नमन करेंगे, आपके झूठ का प्रसारण होगा और कोई पलट के पूछेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा राजा तो नंगा है। कोई बच्चा कह देता है कभी कभी, मेरी उम्मीद है कि आप लोग कभी कहेंगे। संडे को बहुत दिनों के बेसब्री के इंतज़ार के बाद में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आयोग में आप भी जो सवाल पूछना चाहते थे, पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल उनके सामने रखे, जिनका 1-2 प्रश्नों का भी आपने जिक्र भी किया। लेकिन उसके बाद आपने 10 सवालों की एक लिस्ट बनाई जिनके उत्तर जो है वो नहीं मिले। वो कौन से 10 सवाल हैं और क्यों आखिरकार उनके उत्तर या तो है नहीं है, और हैं तो फिर देश के सामने या जनता को क्यों नहीं बताए गए? अब क्यों नहीं बताए गए तो आप उनसे पूछिएगा कभी मौका मिले तो। लेकिन उस प्रश्न मैं बता देता हूँ। प्रश्न बड़े साधारण थे कि राहुल गांधी से आपने एफिडेविट मांगा, आपने अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? उत्तर था कि केवल स्थानीय व्यक्ति ही ऐतराज कर सकता है। इशारा ये था कि राहुल गांधी स्थानीय व्यक्ति नहीं है बेंगलोर के। तो हुजूर अनुराग ठाकुर क्या वायनाड के स्थानीय व्यक्ति हैं? क्या अनुराग ठाकुर अमेठी और रायबरेली में रहते हैं? क्यों नहीं मांगा गया? कोई जवाब नहीं। एफिडेविट कह रहे थे तो किसी ने पूछ लिया जी समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिए थे, उन पे जांच करवाई आपने? चुनाव आयोग ने कहा नहीं, कोई एफिडेविट मिला नहीं।
अगले दिन अखिलेश यादव ने सैकड़ों एफिडेविट दिखा दिए दिखाए। जो उन्होंने चुनाव आयोग को सबमिट किए थे। कोई जवाब मिला? कोई जवाब नहीं। प्रश्न पूछा गया कि कितने लोग थे बिहार में जिनके नाम ऐड किए गए? आपने 65 लोगों का नाम निकाल तो दिया, जोड़े कितने? कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब है जीरो। और ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं लोगों के सामने कि 65 लाख नाम काट दिए, एक नाम भी मैंने जोड़ा नहीं। इसका कोई उत्तर नहीं मिला। प्रश्न ये था कि रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी में कितने लोग हैं? कोई जवाब नहीं। प्रश्न ये था कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए हैं और कितने लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं? कोई जवाब नहीं। तो प्रश्न ही प्रश्न थे, और या तो कोई जवाब नहीं, नहीं तो बिल्कुल बेतुके जवाब। अब कहते हैं कि देखिए सीसीटीवी फुटेज हम इसलिए नहीं दिखाएंगे कि माँ बहन की मैं इज्जत का इज्जत, सवाल है। प्राइवेसी का मामला। शर्म नहीं आती इनको इस तरह की फूहड़ बात बोलते हुए? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि चूंकि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि शाम 6 बजे के बाद भी लंबी कतारें लगी होती हैं, हाँ। और इसलिए बहुत ज्यादा वोटिंग शाम के समय हुई, जिसपे अपोजिशन को शक था। इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, फुटेज से पता लग जाएगा कि बूथ के सामने लंबी कतार लगी हुई थी या कि मामला सब कुछ निपट चुका था। ये पूछा गया था। जवाब ये है, क्योंकि जवाब देना नहीं, तो जवाब ये है माँ बहन की इज्जत, प्राइवेसी। किसको आप बना रहे हैं कि जैसे किसी ने कहा कोई बाथरूम की फुटेज मांग रहे हैं क्या हम? कोई ड्रेसिंग चेंजिंग रूम की फुटेज मांग रहे हैं क्या? वो कैमरा जाके माँ बहनों के घूंघट के अंदर झांक के देखता है क्या? और अगर ये इतना ही संवेदनशील मामला था माननीय चुनाव आयुक्त जी, तो आप सीसीटीवी करते क्यों हैं? आपको आपको डर नहीं है माँ बहन की इज्जत का? किस तरह के तर्क दे रहे हैं आप? बताइए बताइए। फुहड़ता की भी कोई सीमा होनी चाहिए, और आप पूरे देश को सिखा रहे हैं कि ये तर्क करने चाहिए। ये जैसे मैंने कहा, ट्रंप का जमाना है, झूठ बोलने का राज है, कुछ भी बोल दो और सामने लोग बिछे रहेंगे और कोई प्रश्न पूछेगा नहीं। इस बार मुझे कहना चाहिए मीडिया ने हिम्मत से सवाल पूछे, जो उनकी मोदी जी से पूछने की हिम्मत नहीं है। लेकिन चलिए, कम से कम इनसे, ज्ञानेश जी से तो पूछ लिए और पता लग गया कि क्या जवाब है। कल को मोदी जी से भी पूछा जाएगा, ये इसी तरह के जवाब मिलेंगे। वोट चोरी का भी आरोप है। एसआईआर और वोट चोरी, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट है? और वोट चोरी, एसआईआर इतना अहम है जितना अब तक मैं आपसे बातचीत करते मुझे 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है। मैं बहुत सारी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता थी वो चीज़ें आपने मुझे यहाँ पर बताई हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन पढ़ने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें से छूटी जो आप जिसको क्लियर करते जा रहे हैं। वोट चोरी और एसआईआर, ये दो मामले कैसे अलग हैं और क्यों दोनों जो है ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? वोट चोरी एक आरोप है, फिलहाल प्रमाणित आरोप नहीं है। आरोप ये है कि कुछ चुनावों में कुछ खास जगह पे अप्रत्याशित रूप से फर्जी लोगों को वोटर बनाया गया, और आरोप ये है कि उससे बीजेपी को फायदा हुआ। अब तक विपक्ष ने इतना साबित कर दिया है कि कुछ जगह पे अप्रत्याशित रूप से नाम जोड़े गए। महाराष्ट्र में पनवेल से जो पिछले 2-3 दिन से एग्जाम्पल आ रहा है, वो अब ये भी साबित कर रहा है कि उन लोगों ने वोट दिया भी है। जो चुनाव आयोग कह रहे थे ना कि अगर आपका नाम एक से ज्यादा बार है तो जरूरी नहीं कि आपने एक से ज्यादा जगह पे वोट दिया होगा। अब पनवेल में उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि एक से ज्यादा जगह वोट दिया है। अब वो तो ये तो साबित नहीं कर सकते ना कि वोट किसको दिया। हाँ, ये तो कोई साबित नहीं कर पाएगा। तो जो ये बहुत गंभीर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके बारे में अगर चुनाव आयोग अपनी साख के बारे में चिंतित है तो चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग कहे कि देखिए, हमारे अफसरों ने लिस्ट बनाई थी, हम इसकी इंटरनल जांच करेंगे, लेकिन इंटरनल जांच पर्याप्त नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फॉर्मर जज को, ऐसे जज को जिसकी साख हो दूध का दूध पानी का पानी करने की, और ऐसे दर्जनों जज मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, जिनके बारे में पूरा देश कहता है कि हाँ, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे किसी जज को बुला लीजिए, उसके जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। और अगर चुनाव आयोग इतना आश्वस्त है कि हम सच हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा? सब विपक्षियों की बोलती बंद हो जाएगी। क्यों नहीं करता चुनाव आयोग ये? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी जांच होगी तो इसमें क्या निकलेगा, इसलिए नहीं करवाना चाहते। जो एसआईआर का है वो बिल्कुल दूसरा मामला है, वहाँ वोट कटौती का मामला है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई, अगर आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो तो आप एसआईआर का समर्थन क्यों नहीं करते? मैंने कहा, ये बिल्कुल वही है कहना कि आप ही तो कह रहे थे गले में खराश है, तो गला काट दिया तो अब आप विरोध क्यों कर रहे हो? क्योंकि गला काटना जो है वो गले में खराश का इलाज नहीं है।
है ना। इतना आपको दिखाना पड़ेगा कि जो आपका इलाज है वो बीमारी और इलाज का संबंध है। तो जैसा मैंने कहा, अगर चुनाव आयोग ये करे कि भाई हम घर घर जाकर जांच करेंगे, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, थोड़ा इलेक्शन 1 महीना डिले हो जाए उसका भी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसके बहाने आप वोट काटने का काम करें, दस्तावेज मांगना शुरू करें, वो चीज़ें करें जो आपने आज तक कभी इतिहास में नहीं की है, तो ये तो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये तो इलाज नहीं है। तो ये इलाज नहीं है। ये तो हुआ कि आपको गोली के साथ में स्टेरॉयड और जहर मिला के दे दिया और आप पूछ रहे हैं कि भाई मुझे क्यों, बुखार था मुझे तो। नहीं नहीं नहीं, इसमें पैरासीटामोल तो है। अरे भैया, साथ में स्टेरॉयड और जहर भी है, वो क्यों दे रहे हो मेरे को? पैरासीटामोल दे दो, जहर क्यों दे रहे हो? ये सवाल है। अब सवाल ये उठता है सर कि अब जो इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, एसआईआर का मुद्दा चल ही रहा है, 1 सितंबर तक उसको देना है, 8 सितंबर में फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट आपकी लगी हुई है, वो हियरिंग है। जो पहला अंतरिम आदेश आया, दोबारा जब आपकी फिर कल सुनवाई हुई, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रमुख बातें, जो प्रमुख बदलाव किए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, वो क्या क्या है? एक तो सुप्रीम कोर्ट के तकनीकी बदलाव है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का अलिखित लेकिन रुख है। अच्छा, टिप्पणी दोनों कह का, सकते हैं। टिप्पणी भी नहीं, रुख जो है, दोनों का महत्व है। जो तकनीकी बदलाव है वो है, नंबर 1 कि आपने जिन 65 लाख लोगों को निकाल दिया उनका नाम सार्वजनिक करना पड़ेगा। अब तक चुनाव आयोग नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा था, और जैसे ही नाम सार्वजनिक हुए हैं रोज खबरें आ रही हैं, इतने मरे हुए लोग जिंदा मिले, इतने ये हुए इत्यादि। ये तो रोज हो रहा है, होगा ही। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि जो आदेश था वो ये था कि ये लोग अगर करें तो इनको केवल आधार कार्ड के बेसिस पे इनका स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। जो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग कहता था आप फॉर्म भरो, इतने सारे दस्तावेज दो, और पहले आदेश के बाद भी उन्होंने नहीं किया। कल के आदेश में पुनः फिर स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार कार्ड के बेसिस पे इन लोगों का एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चुनाव आयोग ने गुप्त रूप से ये जो 7 करोड़ 27 लाख लोग हैं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है, उनमें भी गुप्त रूप से कुछ लोगों के सामने नॉट रिकमेंडेड लगा रखा था। ओके। और बहुत बड़ी संख्या थी, 10-12% लोग थे, 70 लाख से ज़्यादा लोग थे उसमें। हमने ये सवाल उठाया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड की कैटेगरी इररेलेवेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो उसकी तलवार उससे हटाई है। हमने कहा कि बीएलए एप्लीकेशन ले नहीं रहे हैं बीएलओ, और तमाम तरह की दिक्कत आ रही है, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की जाएगी कि लोग अप्लाई कर सकें इसके लिए। अभी भी कई मुद्दे बाकी हैं कि हमने कहा है कि इसकी प्रक्रिया में कुछ और समय लगेगा, ये अभी हो नहीं सकती पूरी। कोर्ट ने कहा है इसके ऊपर विचार किया जाएगा। हमने कहा है कि जो बाकी 7 करोड़ 24 लाख हैं उनको भी केवल आधार दस्तावेज दिखा के मान्यता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इसका सुझाव दिया है, लेकिन इसे आदेश के रूप में अभी भी दर्ज नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आदेश से ज़्यादा है रुख। कोर्ट का कुल मिला के रुख ये है कि देखिए, ये जितने भी 65 लाख लोग निकले हैं इसमें जो जो भी संभव है उनको वापस लाएं, जोड़िए उसमें। और दूसरा, ये 7 करोड़ 24 लाख में से कोई मास एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। मतलब स्थिति ये थी कि कल चुनाव आयोग का वकील कोर्ट में कह रहा था सर आप समय तो दीजिए, आप देख लीजिए, हम कोई नाम नहीं काटेंगे। ये स्थिति थी कोर्ट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि आदेश से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख और रवैये से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होने वाला था उस पर कम से कम बिहार में तो उसने ब्रेक लगा दी है। अब देखना है कि क्या वो एक परमानेंट ऑर्डर के रूप में होता है या केवल बिहार में ही बिहार में ब्रेक होता लगती है। ये एक बड़ा सवाल है जो देखना है। योगेंद्र जी, आखिरी सवाल, आपने बिहार में बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल आ रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हैं, जो 65 लाख में, क्या आपकी फाइंडिंग में ऐसा भी है कि केवल खास तौर से मुस्लिम, यादव, इन वर्गों के नाम काटे गए हों, कि कोई एक ऐसा बाहुल क्षेत्र जहां पर ये लोग मेजॉरिटी में हों और उन जगह इनके नाम काटे हों? क्योंकि लगातार ये बिहार इलेक्शन में, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये महागठबंधन का जो वोट है, जो उसको मिलना है, जो आप MY समीकरण की बात हमेशा से कही जाती रही है, तो उन लोगों के खास तौर से टारगेट करके नाम काटे गए हैं।
ऐसा बहुत लोगों का अंदेशा है, कुछ कुछ जगह से इसके प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से ऐसा किया हो इसका प्रमाण मेरे पास अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि असली काटने का जो खेल था, टारगेटेड काटना, वो अब होना था दस्तावेजों के आधार में। ये जो 65 लाख ड्रॉप हो गए, ये तो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट से हुए। इसमें बेईमानी बदमाशी कम हुई है, पर जो गरीब था, जो बाहर था, प्रवासी है, मजदूर हाँ, है, हाँ, जो आपकी आंख के सामने नहीं है, वो सब कट गए, है ना। उसमें राजनीतिक बदमाशी लोकल लेवल पे कुछ हुई होगी, लेकिन कुल मिला के हुई हो इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। केवल एक ही प्रमाण है कि महिलाओं को सिस्टमेटिकली बाहर किया गया है, वो भी बदमाशी नहीं है, महिला आपकी आंख के सामने नहीं है। बिहार में जितने पुरुषों के नाम कटे हैं इस 65 लाख में, उससे 6 लाख ज़्यादा महिलाओं के कटे हैं। अब आप मुझे बताइए इसका क्या कारण हो सकता है? ना तो महिलाओं का मृत्यु दर ज़्यादा है पुरुषों से, और अगर माइग्रेशन कारण है तो माइग्रेशन पुरुष ज़्यादा करते हैं, महिला थोड़ी करती है। तो ये पहला एक बिल्कुल सिस्टमेटिक आंकड़ा है, कोर्ट के सामने हमने रखा, इसके बारे में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। महिलाओं की संख्या ज़्यादा संख्या में कट रहा है। इसके अलावा अभी तक किसी जातीय धार्मिक पूर्वाग्रह की कोई एविडेंस नहीं है। मेरा संदेह ये था कि जब प्रमाण पत्र को जांच का शुरू होगा, वहाँ बहुत मनमर्जी का खेल था, वहाँ कटने की गुंजाइश थी, है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए अब मुझे लगता है चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं होगी वो करने की। क्या हो सकता है, मेरी ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया एसआईआर वाले मुद्दे पर और एक लोकतांत्रिक मुद्दे पर, जो कि हर एक व्यक्ति से 140 करोड़ की अगर हम आबादी है तो वो 140 करोड़ की आबादी से हर व्यक्ति से ये छूता हुआ मुद्दा है, क्योंकि हम सब एक सरकार चुनते हैं, हम सब लोग वोट देते हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार से शुरू हुई, चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है ये पूरे देश में ये इस प्रैक्टिस को लागू किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम आज आप बिहार का नंबर है, कल किसी और का, लेकिन ये जिस तरीके से अभी हम लोगों को जितनी जानकारी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर हम बाहर निकलेंगे थोड़ा सा, तो इसके बारे में, और योगेंद्र सर ने इसको बहुत एक यूँ कहें कि ना तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की भाषा में, एक आम व्यक्ति की भाषा में इसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पॉडकास्ट बेहद पसंद आएगा। इससे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं। अगर कोई सवाल भी है आपके एसआईआर को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, या बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर, तो आप ज़रूर हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास होगा तो हम जवाब देंगे, वरना हम योगेंद्र सर को एक मैसेज करके जवाब इनसे ले लेंगे और वो आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।